हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। दो चार बातें पहले बिफोर वी स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस। आपका फेवरेट सेगमेंट इज़ बैक। देखो, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने जो मेरा गला वाला ख़राब हो गया, छोटी सी बात थी हालांकि, बट बहुत सारी विशेज़ आई। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं सारे के सारे आपके कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छे बुरे ट्रोलिंग वाले। ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, मूवी शूवियंस के सबके अच्छे ही होते हैं। तो उसमें ये जो सेगमेंट था, ये पीछे थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा था वो। और कुछ मेरे रिव्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ ये गला वाला नाक वाक की वजह से, तो वो रह गए हैं। बिटवीन टुडे एंड टुमारो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक आपने मन बना लिया होगा कि क्या चीज़ देखनी है नहीं देखनी है। देखो, बहुत सी बारी मैंने आपको बोला है और आपने इस चैनल पे भी सुना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि मूवी का बजट अगर बहुत ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, या फिर छोटी मूवी जो होती है वो इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिटेबल हो जाती है क्योंकि उसके बजट कम है। सारी चीज़ें इस पे निर्भर होती हैं आजकल स्पेसिफिकली कि आपकी प्री सेल्स कितनी है, और साथ साथ में आपने ये OTT वगैरह पे कितना पे बेचा है। और तीसरी चीज़ होती है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कि आप आज बिजनेस एनालिसिस में देखने वाले हो। तो मैंने क्या किया है कि थी तो बहुत सारी मूवीज़, कुली भी है, सारी मूवीज़ हैं, बट मैंने दो मूवीज़ को कंबाइन करने का यहाँ पर सोचा जो कि एक YRF के प्रोडक्शन हाउस से आती है, सैयारा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट वॉर 2। कैसी इनकी जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, नॉट ओनली प्रोडक्शन हाउस। इनको अपना स्टूडियो की जो स्ट्रेंथ है, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, वो मूवीज़ को इफेक्टिवली बिजनेस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इनके दो रोल हैं, एक हमें एंटरटेन करने का, कुछ ऐसी मूवीज़ लाने का जिससे हमारा जो दिल है वो कुछ 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल ही मतलब टेंशन फ्री हो जाए। दूसरा ये क्योंकि ये दे आर इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिव मूवी सेलिंग, तो वो जो बिजनेस वाला एलिमेंट प्रीफिक्स आ जाता है, तो वो जो सफिक्स आ जाता है उसको जस्टिफाई ये लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं सैयारा की। और इसका जो बजट था वो था 45 करोड़ रुपीज़। और ये तो बात छुपी नहीं है कि इसकी मार्केटिंग थोड़े अलग तरीके से करी गई है। क्या इस मार्केटिंग को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, निब्बा निब्बी वाली जो चीज़ें हमने देखी थिएटर के अंदर, वो करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मैं मार्केटिंग को लेके कभी भी नेगेटिव नहीं होता हूँ, और मैं कभी भी किसी भी तरीके की PR को लेके नेगेटिव नहीं होता हूँ, अनलेस अनटिल वो कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड हो जाए। जब तक आप बेचारे जोन में नहीं चले जाते हैं, आप बोलते हैं कि मैं हाय हाय मेरी तो नैया लुटा दी, मैं बहुत बेचारा हूँ। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ कार्तिक आर्यन की बात करूँगा कि मैं बड़ा बेचारा हूँ और मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे बचा लो। इस जोन में जब तक आप नहीं जाते हो तब तक मुझे कोई भी तरीके की PR चलती है। PR इज़ योर पब्लिक रेपुटेशन, सो टू से, एंड इफ़ यू आर मैनेजिंग दैट वेल, PR आपको चाहिए होती है, उसके बिना आपको नहीं होता। PR का मतलब ट्रू डेफिनेशन क्या होती है कि जिस भाव से आपने कुछ भी बनाया है वो पब्लिक को उसी भाव में समझ में आना चाहिए। तो सैयारा अगर हमने दिल को छूने वाली पिक्चर बनाई है, और क्योंकि इसके अंदर नए लोग हैं, और क्योंकि मोहित सूरी की लास्ट कुछ पिक्चरें शायद बहुत ज़्यादा इंप्रेशन नहीं कर पाई, तो हम ये कैसे बताएंगे लोगों को कि ये आपके मन के अंदर घर कर सकती है। तो ये ब्रीफ गई होगी PR वालों को। तो PR वालों ने बोला कि चलो ठीक है, हम कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जहाँ पर लोगों को साक्षात इसके दर्शन हो जाए। अब उसको थोड़ा सा अगर आप एग्जैजरेट नहीं करोगे तो लोग, जो बाकी लोग हैं, वो उसकी रीलें नहीं बनाएंगे, और जब तक रील नहीं बनेगी, चीज़ें वायरल नहीं होंगी। तो ये मेरे ख्याल से एकदम सही स्ट्रैटेजी थी। जो उन्होंने इनिशियल 2-3 दिन का पुश किया, उसके बाद जो थोड़े छपरी लोग जुड़ गए वो फिर उसकी रीलें बनाने लग गए, तो ये ओवरबोर्ड हो गया। ये PR की गलती नहीं थी, ये उन लोगों की गलती थी जो ज़्यादा ही कुछ मोहब्बत पटाने लग गए तीसरे चौथे दिन के बाद, विच इज़ ओके। बट मूवी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो 45 करोड़ का इसका बजट था, और 15 करोड़ रुपीज़ इसने और आगे लगाए मार्केटिंग के लिए, तो 60 करोड़ रुपीज़ इसकी लैंडिंग हुई। तो 60 करोड़ विद द न्यू कमर्स, और क्योंकि YRF है तो थोड़ा सा दिल खोल के पैसे खर्चेगा। और इस मूवी को आप देखते टाइम 1 मिनट के लिए भी ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको कोई भी फ्रेम के अंदर फिनेस नहीं नज़र आ रही है। जिनको फिनेस का मतलब नहीं पता है, बाई चांस, वैसे तो पता होगा मूवी स्टूडियंस को, आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपका जो फ्रेम्स हैं वो एलिगेंट लग रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, और इसमें कोई भी पुष्पा नहीं नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ पुष्पा से, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग हो जाए। और पुष्पा 1 बहुत अच्छी पिक्चर थी, दोबारा बोल रहा हूँ, पुष्पा 2 पुष्पा ही थी, ठीक है।
वायरफ का जो म्यूज़िक है वो उनका खुद का होता है, तो वहाँ पर इसने कम से कम नहीं तो 15 करोड़ रुपए की इनकम करी होगी, क्योंकि अननोन फेसेस थे इस वजह से, ठीक है। अदरवाइज इससे ज़्यादा का पोटेंशियल था। इन्होंने किसी को म्यूज़िक बेचा नहीं है कि भाई हमने म्यूज़िक बना दिया आप ले लीजिए टी सीरीज़, इन्होंने खुद रिलीज़ किया है। बट ये मिनिमम 15 करोड़ रुपए इन्होंने इनिशियली कमाए होंगे। बट वेरिएबिलिटी की बात करें यहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा ये चमका है, ये से बहुत आगे निकल चुके होंगे। बट ये मैं बेयर मिनिमम अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है। आप उनके गानों के अगर व्यूज़ ही देख लेंगे वायरफ के खुद के चैनल पे, तो इससे तो डबल वो कमा चुके होंगे। ओटीटी की बात करते हैं, नेटफ्लिक्स पे 12 सितंबर को आएगी। 12 सितंबर को मेरा बर्थडे भी होता है, जिसको याद रहे तो विश कर देना, ठीक है। तो उस दिन ये आएगी, और 25 करोड़ रुपए की ये डील हुई थी, और ये पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी ये किसी को भी नहीं पता था। मतलब ये मूवी अगर मान लीजिए लोगों ने सोचा होगा 100 सवा 100 करोड़ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बट जिस तरीके से इसका रिस्पॉन्स आया, बट वो उसके हिसाब से 25 करोड़ की डील हुई। टीवी में लगभग लगभग ये 20 करोड़ रुपए की पहले ही डील हो गई थी, तो वहाँ बिकी। तो अगर आप टोटल रिकवरी देखें 20, 25, 15, और डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए इसमें नहीं ले रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को दी ही नहीं पिक्चर, उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करी है, ठीक है। उससे काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का करीबन 20-25% का जो मार्जिन होता है वो आपके जेब में डायरेक्टली आता है। अगर आपके पास टीम्स हैं, इन रोड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हर क्षेत्र में, हर थिएटर में मॉनिटर करने का, वहाँ पर चीज़ें पहुँचाने का, ठीक है। इसकी कॉस्ट भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी होती है, लेकिन उससे बहुत कम होती है अगर आप मिडल मैन लगाते हैं। तो 60 करोड़ रुपीज़ इन्होंने लगाए, और अगर आप देखें म्यूज़िक से 15, ओटीटी से 25, टीवी से 20 है। नंबर भी इतने छोटे लग रहे हैं, आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा आने चाहिए था, लेकिन ये कोई नई पिक्चर नए एक्टर्स के साथ थी, इस वजह से था। 60 करोड़ लगाए, 60 करोड़ आ गए। अब 1 रुपया भी ये कमाते अगर थिएटर से, तो इनके पैसे जो हैं वो वहाँ से कमाई शुरू हो जाती, क्योंकि इन्होंने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करी है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर हम देखें तो 552, यानी कि 552 करोड़, 52 क्या बोलते हैं, 52 ही बोलते हैं ना, हाँ, 52 करोड़ हो गया। ओवरसीज़ हो गया 151 करोड़ रुपीज़ ग्रॉस लेवल पे। नेट मतलब आपका इसमें टैक्सेस जाएंगे 552, जो नेट इंडिया कलेक्शन है उसमें 325 करोड़ है, उसमें से भी टैक्सेस हटा के मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वही एक्चुअल रिकवरी होती है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, अगर 325 करोड़ रुपीज़ नेट, और आज के बाद ये कोई इनकम नहीं करती है, जो कि अभी ऐसा होगा नहीं, 5-6 करोड़ रुपए ये और ले आएगी लाइफ टाइम के अंदर। 325 करोड़ रुपीज़ ने इंडिया में कमाए, तो विच मीन्स रफली स्पीकिंग इनको 175 करोड़ रुपीज़ इनका डिस्ट्रीब्यूशन शेयर आया होगा, मे बी अप टू 200 करोड़ ऑल्सो, क्योंकि वाईआरएफ के जो अरेंजमेंट्स हैं वो 50-50 वाले नहीं होते, वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। और नेशनल चेन में तो स्पेसिफिकली पीवीआर वगैरह के साथ जो इनका संगठन है, 150 करोड़ इनके आए हैं ओवरसीज़ अलोन, जिसमें ग्रॉस है, अगर मैं वो सारा कुछ टैक्सेस वैक्सेस हटाऊँ तो 120 के आसपास होगा। और 120 में से अगर आप रफली स्पीकिंग मेरे ख्याल से फिर भी 40 से 45 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनको हाथ में आया होगा, क्योंकि बाकी सब वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मिला होगा। तो प्रॉफिट कहाँ से आया? एक जो उन्होंने 175 करोड़ रुपीज़ इन्होंने कमाए आपके यहाँ से थिएटर बिजनेस से, और 45 करोड़ आगे ओवरसीज से। 60 करोड़ मैंने बताया था आपको इनकी लागत थी, और 60 से 60 अगर आप नेगेट कर दो, क्योंकि वो इन्होंने कमा लिए ओटीटी टीवी वगैरह देके, तो 175 प्लस 45 ऐसी इनकम होती है जो इनको ट्रूली हाथ के अंदर आई है, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये करीबन करीबन 220 करोड़ रुपीज़ होता है। तो इन्होंने लगाए 60 करोड़ रुपीज़, उस पर इनको सूखा सूखा जो पैसा कमाने को मिला वो 220 करोड़ रुपए मिनिमम है। मेरा एस्टिमेट है कि बाय द एंड ऑफ लाइफ ये करीबन 250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देगी, क्योंकि अभी देखिए जो आपके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसे अभी ये एयरप्लेन्स में, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी चलेगी, और भी कई जगह पे ये चलेगी। म्यूज़िक इसका मतलब वो एवरग्रीन जोन के अंदर जा चुका है, तो लाइफ टाइम जो इसको देगी वो 250 करोड़ रुपए से ऊपर का इसको इनकम देके जाएगी, तो वाईआरएफ को। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके का इनका रिटर्न रहा है, ज़बरदस्त तरीके का 4 गुना ज़्यादा पैसा कमा के दे दी, और अपनी जो पैसे है उसको रिकवरी करने के बाद। तो मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके की कलेक्शन रहा। अब देखो वॉर 2 का एक बहुत ही टिपिकल सा केस है, वो 400 करोड़ में बनी थी। हमारा नेक्स्ट जो मूवी एनालिसिस है वो उसी के ऊपर है। 400 करोड़ रुपए का अगर बिजनेस अगर बजट देखें तो आपको नॉर्मली लगेगा भाई 600 650 तक अगर नहीं क्रॉस किया तो सब लोग ही लॉस में चले जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ये मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर मान लीजिए एक सिंपल हम मिठाई वाले की दुकान का अगर देखें, अगर एक एग्जांपल दें, मैं पहले भी दे चुका हूँ
मिठाई वाला, एक अग्रवाल स्वीट्स है कोई भी, वो बोलता है कि मेरी मिठाई की कॉस्ट है 100 रुपये, मैं 100 रुपये में बेचता हूँ, तब मेरे को थोड़ा प्रॉफिट भी आ जाता है इसके अंदर। लेकिन बाहर जो है समोसे चाट का काउंटर, और साथ साथ में एक और कोई चीज़ लग जाती है जहाँ से उसको 2 पैसे रेंटल में और आने शुरू हो जाते हैं। तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो 20 रुपये और लेस में 80 रुपये में बेच सकता है। हो सकता है उसकी लागत 90 हो, लेकिन वो 80 में बेच रहा है और फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपये। क्यों कमा पा रहा है? क्योंकि उसकी इनकम स्ट्रीम कहीं और से बन गई है। बहुत सी बारी अगर आप अमेज़ॉन वगैरह में जाते हो तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिस पे वो लॉस ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे हम कस्टमर अट्रैक्ट कर लेंगे और बाकी जगहों से हम पैसा कमा लेंगे। दिस इज़ नॉर्मल बिजनेस। इसके साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है कि अगर यार 400 करोड़ रुपए की पिक्चर बनाई है तो पब्लिक को जो समझ में आता है या तो यार 600 तो करे कम से कम, तभी हम मानेंगे कि बढ़िया पिक्चर थी, यार बजट तो क्रॉस करे। वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, उसका बिजनेस एनालिसिस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो जहाँ पर मैथ्स, अकाउंटेंसी, बजटिंग, रिकवरी, पीएनएल की बात आ जाती है, उससे ये सेंटिमेंट्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और मैं अभी आपको प्रूफ करके बताता हूँ। नेटफ्लिक्स के पास जो डील है वॉर 2 की, वो करीबन 175 से 200 करोड़ की है, ठीक है। तो ये 50% रिकवरी ऑफ द बजट, एंड 400 करोड़ इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, बजट एंड मार्केटिंग। तो 175 करोड़ रुपीज़ तो इनके वहाँ से रिकवर हो गए। म्यूज़िक जो है, जो इसका म्यूज़िक है वो करीबन 25 करोड़ रुपए और लेके आएगा, 15 से 25 करोड़ रुपए। लेट्स कीप इट एट द मिनिमम लेवल, क्योंकि बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है। 15 करोड़ रुपए रखते हैं। टीवी में इस तरीके की मूवी आराम से हंस खेल के 80 करोड़ रुपए की डील होती है। और अगर आप पास्ट में देखेंगे तो टाइगर 3 वगैरह इस तरीके की डील्स ही हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा वाईआरएफ ने इसको भी सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर। तेलुगु मार्केट के अंदर जो इसका डब्ड वर्जन है वो 80 करोड़ रुपीज़ में गया है, ठीक है। तो अब आपके पास ओटीटी से आगे 175, म्यूज़िक से आगे 15 बेयर मिनिमम, टेलीविज़न 80 एंड अनदर 80 बाय वामसी साहब, जिन्होंने तेलुगु का मार्केट से जो उन्होंने राइट्स लिए। तो कुछ मिनिमम गारंटी भी होगी, बट इतना तो है। टोटल रिकवरी हो जाती है अगर सबको आपको टोटल करोगे तो करीबन 350 करोड़ रुपए। तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा मैथ्स है। तो वाईआरएफ ने क्या किया कि अपने ये जो आसपास के एंसिलरीज जो होते हैं, जैसे मिठाई वाले ने किया, या जैसे कोई भी म्यूजिशियन होता है, वो अपना म्यूज़िक अलग अलग, वो आईपी है वो किसी को देता है, अलग अलग जगहों पे डीजे वाले को अलग देता है, जो म्यूज़िक स्टूडियोज टी सीरीज़ को अलग तरीके से देता है, हर एक के अलग अलग राइट्स बिकते हैं। ऐसे ही इन्होंने किया। तो इनकी जो टोटल रिकवरी है 350 हो गई, यानी कि थिएटर लेवल पे अगर ये 50 करोड़ रुपए इनकम कर लेते हैं तो इनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। विच मीन्स अगर लगभग 100 करोड़ रुपए का इंडिया बिजनेस होता है तो ये प्रॉफिट में चले जाते हैं। ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास बहुत तगड़ी टीम्स होती हैं और आप सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, जो कि कल को हर बंदा ये करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे मानो भाई इन्होंने भी तो टीम लगाई, उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में जो बिजनेस समझते हैं, तो एक म्यूज़िक कंपनी विद इन म्यूज़िक, लेट्स से डिवीजन विद इन वाईआरएफ स्टूडियोज़ भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेके चलता है। ऐसी एक डिवीजन होगा जो राइट्स बेचता होगा, ठीक है। तो उनकी भी तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी तो बंदे हायर करके रखे हैं। वो बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एस्टिमेशन करके बताता हूँ। तो जो कलेक्शन अभी तक आई है वो आई है 145 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया लेवल के अंदर, और 21 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनकी जो कलेक्शन आई है वो आई है ओवर 210 करोड़ रुपीज़, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 21 करोड़, सो 210 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ये कर भी चुकी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर शेयर निकालते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर इस केस में सेम ही है, यानी कि वाईआरएफ। वो हो जाता है 80 करोड़ रुपए, और 15 करोड़ रुपए आपका हो जाता है जो वर्ल्ड वाइड से आप आएगा। अगर आप इसके अंदर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूशन शेयर हटा भी देते हो तब भी 60 आता है जो वाईआरएफ को जाएगा, और 15 करोड़ रुपए जो ओवरसीज से आ रहे हो तो इनको पूरे मिलेंगे। तो इनका हो जाता है 75 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इनको कितना रिकवर करना था? 50 करोड़ रुपए। तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुके हैं भाई साहब। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन से जो फ़ायदा होता है ना, वो ये होता है। अब मान लीजिए इन्होंने 25 करोड़ रुपए की टीम भी लगा दी होगी, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम एज वी स्पीक, ठीक है, ये ऑलरेडी नो प्रॉफिट नो लॉस पे बैठे हुए हैं। अब आज से जो भी इनकम आएगी इनके लिए प्रॉफिट्स होनी चाहिए, ये ऐसा होगा। अब देखो नेटफ्लिक्स भी बेवकूफ़ नहीं होता। नेटफ्लिक्स भी ये बोलता है कि आपको मिनिमम इतने लेवल की
रिकवरी करनी पड़ेगी, इतना मतलब वहाँ चलना चाहिए आपकी थिएटर के अंदर, तब हम आपको 175 करोड़ रुपए देंगे। और मैंने आपको अभी बताया कि 10 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुके हैं, कि 300 भी क्रॉस करेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में उनको 175 नहीं मिलेंगे, उनको 150 मिल जाएंगे। उस केस के अंदर भी अगर आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो वॉर टू फिर भी प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो वॉर टू के अंदर किसी भी एंगल से वाईआरएफ को लॉस नहीं होंगे। बट इस पिक्चर के अंदर अगर आपने 300-400 करोड़ रुपए बड़ी पिक्चर के अंदर नहीं कमाए, तो इतना बड़ा जो स्टूडियो होगा वो सस्टेन करना ओवरहेड्स और ये सब चीज़ों के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर इनके बिल्डिंग के खर्चे होंगे, कई सारे खर्चे होंगे। तो मैंने ओवरऑल आपको पिक्चर नहीं दी है, एक सिर्फ एक मूवी के इन एंड अराउंड दिए हैं। जो सीए हैं, जो अच्छे तरीके से मैथ्स को समझते हैं, अकाउंटेंसी को समझते हैं, ओवरहेड अपना यहाँ में एक एनिमल है। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया ऋतिक रोशन को कि हम आपको थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर भी देंगे, तो वो भी जाएगा इसके अंदर। बट वो क्या थ्रेशोल्ड के ऊपर है कि पहली टिकट बेचते ही प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होगी, क्या होगी? वो अग्रीमेंट्स जो होते हैं यूजली एक थ्रेशोल्ड के ऊपर होते हैं। एक वो मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड एक मूवी शायद ना क्रॉस कर पाए, लेकिन फिर भी कोई भी इकोसिस्टम के अंदर इसमें लॉस में नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप थिएटर बिजनेस देखें, अगर कोई भी मूवी 200 करोड़ क्रॉस कर रही है, उनको फुटफॉल से मतलब है। फुटफॉल में पॉपकॉर्न से लेके बिजली के बिल विल सब कुछ रिकवर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर कोई है ही नहीं, तो वाईआरएफ का सारा रिस्क था। अगर ये नहीं चलती तो बिल्कुल भी रिकवरी नहीं होती। नेटफ्लिक्स पे जब भी ये आएगी तो अट्रैक्शन पॉइंट बनेगी, तो इनिशियल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि तेलुगु ऑडियंस भी देख रही है, हिंदी ऑडियंस भी देख रही है, जिन्होंने ये मिस कर दी है। तो नेटफ्लिक्स को भी कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, उसकी जो कंटेंट लाइब्रेरी है वो स्ट्रांग हो जाती है। बट अब आते हैं इमोशनल बात पे कि वॉर टू अगर 600 करोड़ 650 करोड़ नहीं करती है तो वो अच्छा नहीं है। और ये बात मैं सेंटिमेंटल वैल्यू से बिल्कुल अग्री करता हूँ। क्योंकि आप जब एक वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स प्रेजेंट करते हो और वो वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स एकदम टूटा हुआ होता है, और यहाँ तक कि वॉर 1 और वॉर 2 हार्डली रिलेटेड है एक दूसरे से, हार्डली, सिवाय एक कैरेक्टर कबीर का थोड़ा बहुत भी लिंकेज अगर आप देख लो, क्योंकि उसके अंदर लव इंटरेस्ट से लेके सब कुछ ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार ये कोहेसिवनेस तो नहीं है। ठीक है, और वो कोहेसिवनेस ना होने की वजह से आप एक मूवी के बाद दूसरी मूवी का इंतज़ार नहीं करते हो। आप अपने फेवरेट एक्टर की वेट करते हो कि भाई पठान 2 आ जाए, कोई टाइगर 4 की वेट कर रहा है, कोई वॉर 2 ऋतिक रोशन की वेट कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, कोई अब अल्फ़ा में देखना चाहता है कि भाई अब ये स्टाइलाइज तरीके का बॉबी देओल क्या करेगा। तो मुझे तो लगता है टैलेंट वाइज तो इन सब में से ज़्यादा टैलेंटेड तो बॉबी देओल ही इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। इनफैक्ट अगर मुझे पैरेलल ड्रॉ करना हो तो मैं शायद ऋतिक रोशन से भी एक स्टेप ऊपर रखूँगा बॉबी देओल को इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स। ओवरऑल बेसिस पे तो देखो, जब तक ये नहीं आया था, ऋतिक रोशन नहीं आया था, तो अगर गीक गॉड किसी को बोला जाता था तो बॉबी देओल को ही बोला जाता था। ही इज़ वेरी टैलेंटेड। अनफॉर्चुनेट था कि उसने अपना करियर कंप्लीटली डिरेल कर दिया, नहीं तो आज उसका मुकाबला टॉप लीग के एक्टर से होता और उसका राइटफुल पोजीशन शायद नंबर 1 होता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और शायद बहुत से लोग मानेंगे भी, जो नहीं भी मानेंगे दैट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो इससे हम आप समापन करते हैं ये 2 मूवीज़ का बिजनेस एनालिसिस का। जो नेक्स्ट वीडियो होगा होपफुली टुडे, वो हम कुली का करेंगे। क्या आपको सन ऑफ सदार और किसी और का भी चाहिए? क्या वो इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो वहाँ तो मेजर लॉसेस हैं, जान के भी क्या ही करोगे। ऐसी धड़क 2 के अंदर भी लॉसेस हैं, वहाँ भी जान के क्या करोगे। महाअवतार नरसिम्हा की जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग थी वो 20 थी, प्लस उन्होंने ओवरऑल बेसिस पे क्योंकि अच्छी चलने लगी तो उन्होंने और प्रमोशन करी, करीबन 30 करोड़ रुपए की उसकी लैंडिंग हो गई आफ्टर ऑल प्रमोशंस। और वो मूवी अब 300 करोड़ पे जा रही है, तो आपको पता है बहुत मेजर उसके अंदर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मच लाइक सैयारा। उसी तरीके के जोन के अंदर वो जाएगी। वो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को हुआ, लेकिन वो बहुत मिनिस्कुल कॉस्ट पे गया है, तो वहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग और ये सब चीज़ें होमबले ने भी करी होगी, तो वहाँ पर भी बहुत एक्साइटिंग तरीके का प्रॉफिट होगा। अगर चाहिए तो ज़रूर बताना, नहीं तो अभी हम इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में कुल ही कवर कर सकते हैं। अगर उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो मेरे को बता देना, जैसे यहाँ 2 मूवीज़ कवर करी हैं तो वहाँ भी कर लेंगे।